नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज देश के जननायक प्रोग्राम के इस सेगमेंट में आप सबों का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस शख्स की कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं, उस शख्स का नाम है समीर वानखड़े, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। दोस्तों, इनके कानूनी मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन आज तक इन्होंने किया, उस फहरिस्त में डोंगरी गोल्ड स्मगलिंग केस कैसे भूल सकते हैं हम। 185 केजी गोल्ड पकड़ा इन्होंने। भारत का यह सबसे बड़ा गोल्ड स्मगलिंग केसेस में से एक था। पिछले 50 साल में यह सबसे बड़ा गोल्ड स्मगलिंग का मामला था। 2019 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने, DRI ने मुंबई के डोंगरी क्षेत्र में एक बड़े गोल्ड स्मगलिंग रैकेट को पता लगाया। मार्च 2019 में एक ऑपरेशन के दौरान 185 केजी गोल्ड सीज किया इन्होंने, जिसका कॉस्ट 60.89 करोड़ रुपया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला कि यह एक बड़ा सिंडिकेट है जो पहले भी 4522 केजी यानी 1400 प्लस करोड़ गोल्ड स्मगलिंग कर चुका है। समीर वानखड़े और उनकी टीम की मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन के कारण 15 लोगों के खिलाफ कोफेपोसा डिटेंशन ऑर्डर इश्यू किया गया ताकि वो ऑर्डर एपेक्स कोर्ट तक वैलिड रहे। इस सिंडिकेट का गोल्ड स्मगलिंग करने का तरीका बड़ा ही अनोखा था। स्मगलर्स गोल्ड को मेटल स्क्रैप के अंदर छुपाकर इंपोर्ट करते थे ताकि कस्टम्स और इन्फोर्समेंट एजेंसीज को शक ना हो। गोल्ड को डोंगरी के मेटल स्क्रैप डीलर्स और हवाला ऑपरेटिव्स तक पहुंचाया जाता था। समीर वानखड़े ने DRI के ज्वाइंट डायरेक्टर के रूप में इस केस का नेतृत्व किया और इस बड़े गोल्ड स्मगलिंग रैकेट को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी टीम ने कंफर्म इंफॉर्मेशन और सक्रिय कार्रवाई के माध्यम से इस ऑपरेशन को सफल बनाया। कमाल के केस के बारे में बताता हूं आपको। पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तानी लोग ड्राई डेट्स को इंपोर्ट के नाम पर स्मगलिंग करने लगे थे। ड्राई डेट्स, सूखा खजूर। हुआ यह था कि पुलवामा अटैक जो 14 फरवरी 2019 में हुई थी, आपको याद होगा, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड रिलेशंस पर सख्त एक्शन लेना शुरू किया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से इंपोर्ट होने वाली कई चीजों पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, जिसमें ड्राई डेट्स भी शामिल था। लेकिन स्मगलिंग माफियाज ने पाकिस्तान से ड्राई डेट्स इंपोर्ट करने का एक नया तरीका ढूंढ लिया था। ड्राई डेट्स को किसी और देश का बताकर इंपोर्ट किया जा रहा था, मिस डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिन। इस स्मगलिंग का उसे हवाला और टेरर फंडिंग्स में होने का भी शक था। समीर वानखड़े ने DRI टेन्योर में इस स्मगलिंग को पकड़ा और पाकिस्तानी ड्राई डेट्स के नाम पर हो रही इस इलीगल ट्रेडिंग को एक्सपोज किया। यह एक बड़ा इकोनॉमिक एक्शन था जो पुलवामा के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी का एक हिस्सा था। इस डिपार्टमेंट पे रहते हुए समीर वानखड़े ने वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग के बड़े रैकेट्स तोड़े, उन्हें एक्सपोज किया, कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें। IRS समीर वानखड़े ने डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस में अपना टेन्योर के दौरान वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग के बड़े रैकेट्स एक्सपोज किए। यह स्मगलिंग देश के इन्वायरमेंट लॉ और इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्शन लॉ के खिलाफ थी। शार्क फिन्स का इलीगल स्मगलिंग इंटरनेशनल मार्केट में होता था। शार्क मछली, जिसके पंख है ना, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में इसे हाई वैल्यू डेलिकेसी के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था। दोस्तों, शार्क के पंख यानी शार्क मछली के पंख को इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में काफी डिमांड होते थे। ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में शार्क फिन सूप बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो एक लग्जरी डिश माना जाता है। शार्क फिन स्मगलिंग क्यों होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हाई मार्केट वैल्यू। शार्क फिन्स के इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है और 1 किलो फिन की कीमत $400 से $600 तक हो सकती है। बहुत ही ब्रूटल प्रोसेस है ये।
स्मगलर्स सिर्फ फीस काट कर शार्क को वापस समंदर में छोड़ देते हैं, जिससे शार्क सरवाइव नहीं कर पाती क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से तैर ही नहीं सकती थी और धीरे धीरे मर जाती। ये इलीगल ट्रेड है। कई देशों में शार्क फिशिंग पर बैन है, लेकिन फिर भी ये वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग का एक बड़ा पार्ट है। ये भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के खिलाफ था। लाओ के खिलाफ जो हो, समीर वानखेड़े उसके खिलाफ। फिर क्या था? समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने भारत का सबसे बड़ा 8 मेट्रिक टन, 1 मेट्रिक टन 1000 किलो यानी 8000 किलो शार्क फिन्स का इलीगल कंसाइनमेंट पकड़ा। उस टेन्योर में इन्होंने एक से बढ़कर एक कारनामे किए, और जब कारनामों की जिक्र होती है तो कैसे भूल सकते हैं रेड सैंडर्स लाल चंदन वाला मामला, जो एक इंडेंजर्ड ट्री स्पीसीज है। वो भारत में सिर्फ लिमिटेड एरिया में उगता है। इसकी इलीगल स्मगलिंग इंटरनेशनल मार्केट में खासकर चाइना और जापान के हाई एंड फर्नीचर्स और मेडिसिन के लिए होती थी। DRI में रहते हुए समीर वानखेड़े ने 13 मेट्रिक टन यानी 13,000 किलो रेड सैंडर्स का कंसाइनमेंट पकड़ा, जो इलीगली एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट केसेस थे क्योंकि वाइल्ड लाइफ और रेयर प्लांट्स का इलीगल स्मगलिंग एक $multi-billion का बिजनेस है। दोस्तों, टेरर फंडिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स इससे ही पैसा बनाते हैं। समीर वानखेड़े ने इस केसेस को पकड़कर भारत के इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया। यही तो दिखाता है कि उनका काम सिर्फ गोल्ड या नारकोटिक्स स्मगलिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि एनवायरनमेंट और देश के नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा भी उनके मेजर मिशन का एक हिस्सा रहा। इनका एक केस के बारे में बताता हूं, खत लीव्स स्मगलिंग केस। खत के पत्ते जो इंडिया में बैन होने के बाद यह देश का पहला इंपॉर्टेंट स्मगलिंग केस था। खत लीव्स एक प्रकार की पत्तियां होती हैं जो कैथाइडुलिस पौधे, इसे बायोलॉजिकल नाम कह लीजिए, वो उससे आती है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला में उसके कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन पत्तियों में कैथिनोन और कैथिन नामक स्टिमुलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो माइल्ड नार्कोटिक के रूप में काम होते हैं। कुछ देशों में इनका उपयोग ट्रेडिशनल और सोशल संदर्भों में होता है, लेकिन कई देशों में यह इलीगल है। उसमें भारत तो है ही। दोस्तों, समीर वानखेड़े जब DRI के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने जुलाई 2018 में मुंबई के APSO ऑफिस में 400 किलोग्राम खत के पत्ते सीज किए। ये पत्तियां ग्रीन टी के रूप में गलत तरीके से घोषित की गई थी और इथोपिया से पोस्टल सर्विस के माध्यम से भारत में स्मगल की जा रही थी। इसकी कुल कीमत दोस्त लगभग 8.13 करोड़ रुपये थी। यह भारत में खत लीव्स पर प्रतिबंध लगने के बाद पहला ऐसा केस था। वानखेड़े ने इसे एक्सपोज किया। इस ऑपरेशन से इलीगल ड्रग ट्रेड के खिलाफ एक सख्त संदेश गया और DRI की सक्रियता और समीर वानखेड़े के नेतृत्व को दर्शाया। यही नहीं जी, समीर वानखेड़े ने फेंटेनिल ड्रग सीज किए। पहली बार किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने भारत में फेंटेनिल पकड़ा था। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि फेंटेनिल होता क्या है। दोस्तों, फेंटेनिल एक सिंथेटिक एपोइड ड्रग, पेन के रिलीफ में जो ड्रग्स काम आते हैं उसे एपोइड ड्रग्स कहते हैं, जो मॉर्फिन से 50 टाइम्स और हीरोइन से 100 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होती है। ये एक हाईली एडिक्टिव और डेंजरस सब्सटेंस है जो ओवरडोज होने पर मौत तक का कारण बन सकता है। मेडिकल यूज इसे कैंसर और एक्सट्रीम पेन मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इलीगल यूजेज इसके बहुत होते हैं। ड्रग ट्रैफिकर्स इसे हीरोइन या कोकीन में मिक्स करके बेचते हैं, जिससे ओवरडोज होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। यह एक हाई रिस्क सब्सटेंस है। सिर्फ 2 mg फेंटेनिल भी एक इंसान की मौत का कारण बन सकता है। इसका स्मगलिंग हमेशा से लॉ इन्फोर्समेंट के लिए बड़ी चुनौती रही है, क्योंकि यह छोटी क्वांटिटी में भी हाईली पोटेंट होती है। इसलिए स्मगलिंग और इलीगल ड्रग ट्रेड में इसका मिसयूज होता है। समीर वानखेड़े ने भारत में पहली बार किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा फेंटेनिल का सीजर किया,
ये एक हिस्टोरिक ऑपरेशन था, क्योंकि पहले कभी भी भारत में इसका इलीगल ट्रेड ऑफिशियली पकड़ा ही नहीं गया था। इससे ड्रग स्मगलिंग के इंटरनेशनल नेटवर्क्स और इलीगल एपोइड ट्रेड को एक्सपोज करने में मदद मिली। फेंटेनिल एक बहुत ही डेंजरस और इलीगल ड्रग है जो यूएसए, कनाडा और यूरोप में ओवरडोज डेथ्स का सबसे बड़ा कारण है। इस वजह से इसकी स्मगलिंग और इलीगल डिस्ट्रीब्यूशंस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है हमेशा। समीर वानखेड़े को अगस्त 2019 में डायरेक्टरेट जनरल डिस्क से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनकी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI में सेवा के दौरान उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया था। अगस्त 2020 में इनकी पोस्टिंग NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डिपार्टमेंट पर हुई, जहां इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर बनाया गया। उन्होंने मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया और कई बड़े केसेस को सुलझाया भी। 2020 में NCB मुंबई के जोनल डायरेक्टर रहते ही यहां इन्होंने 125 से ज्यादा बड़े केसेस रजिस्टर किए, 280 लोग अरेस्ट किए और 13 बड़े ड्रग सिंडिकेट्स तोड़ दिए, जिसमें इंपॉर्टेंट्स हैं पठान गैंग, करमजीत गैंग, सुल्तान मिर्जा गैंग, सबका सफाया किया इन्होंने। दोस्तों, समीर वानखेड़े ने ही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी चिंकू पठान के खिलाफ भी कार्रवाई की। उन्होंने एक बड़े ड्रग्स रैकेट का पता लगाया और चिंकू पठान को गिरफ्तार किया, जो मुंबई में ड्रग्स के व्यापार में संलग्न थे। जुर्म के अंधेरों में एक रोशनी की किरण बनी NCB, जो चिंकू पठान जैसे अपराधियों को दिखाया तो उन्होंने उनकी असली जगह उन्हें बताया। परवेज खान, जिसे चिंकू पठान के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई के एक अंडरवर्ल्ड में प्रभावशाली नाम था। वह दाऊद इब्राहिम के करीबी साथियों में से एक था और मुंबई में ड्रग ट्रैफिकिंग और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में भी संलग्न था। NCB ने नवी मुंबई में एक अन्य ऑपरेशन में उसके साथियों के माध्यम से मिली जानकारियों के आधार पर चिंकू पठान को गिरफ्तार किया था। एक्चुअली चिंकू पठान के दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध और मुंबई में उसकी ड्रग ट्रैफिकिंग गतिविधियां इस बात का संकेत देती है कि कैसे अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया शहर में अपना जाल फैला रहे थे। जनवरी 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यानी कि NCB ने मुंबई के डोंगरी इलाके में एक ड्रग फैक्ट्री पर छापा मारा। इस ऑपरेशन को लीड NCB के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ही तो कर रहे थे। इस फैक्ट्री में मेफेड्रोन जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का प्रोडक्शन हो रहा था। रेड के दौरान NCB ने 12 kg मेफेड्रोन, एक पिस्टल और 2.18 करोड़ कैश बरामद किए। इस रेड के बाद NCB ने मुंबई के अन्य स्थलों पर भी रेड मारा और कई अन्य ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ा। दोस्तों, NCB के इस ऑपरेशन ने इन गतिविधियों के खिलाफ एक बड़ा प्रहार किया। कहते हैं सच के रास्ते में कांटे बहुत होते हैं, जो लड़ता है अकेला वही हकीकत में शेर होता है। इनके जलवे या यूं कह लीजिए कारनामे से भला बॉलीवुड कैसे अछूता रहता। मुंबई बॉलीवुड की नगरी, चमक धमक की दुनिया, पर इसी चमक धमक के पर्दे के पीछे एक अंधेरा भी था, ड्रग माफिया का अंधेरा। समीर वानखेड़े इससे खत्म करने के लिए तैयार थे। जब समीर वानखेड़े NCB के मुंबई जनरल डायरेक्टर थे, तब उनका एक ही मिशन था, मुंबई में ड्रग्स माफिया का सफाया करना। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर लगभग 300 से ज्यादा ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ा और 17,000 करोड़ की ड्रग्स सीज की। दोस्तों, जिंदगी एक जंग है, सच्चाई तलवार है। जो हक के लिए लड़े वही असलियत में योद्धा है। पर असली आग तब लगी जब बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट एक्सपोज हुआ। 2020, दोस्तों 2020 को भला कौन भूल सकता है। यूं कह लीजिए ब्लैक ईयर ऑफ द बॉलीवुड इंडस्ट्री। 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत सच में पूरे देश को हिला दिया था। जब NCB ने जांच शुरू की तो एक बड़ा ड्रग नेक्सस सामने आया।
समीर वानखेड़े ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ऊपर सख्त कदम उठाए। यह मसला आप लोगों से छुपा हुआ तो नहीं है। उसी जांच में दीपिका पादुकोणे, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल रीत सिंह जैसे बड़े नाम एनसीबी के सामने आए। दोस्तों, सुशांत सिंह के कुक नीरज और स्टाफ मेंबर्स ने इन्हें बताया कि ड्रग्स यहां रेगुलरली सप्लाई होती थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगा कि वो ड्रग पेडलर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, जो सच्चाई की चिंगारी को हवा देता है वो खुद एक दिन आग बन जाता है। उसके बाद मुंबई क्रूज ड्रग केस याद है ना, जब समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड को हिला दिया था। 15 अगस्त 2021 में यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सेलेंस इन इन्वेस्टिगेशन दिया गया इन्हें। इस अवार्ड का उद्देश्य है उच्च स्तर की जांच को बढ़ावा देना और ऐसे अधिकारों को सम्मानित करना है। अब आते हैं केस पे। 2 अक्टूबर 2021 एक ऐसी तारीख जो मुंबई क्राइम के हिस्ट्री में मार्क किया जाएगा, लिखी जाएगी। मुंबई के एक क्रूज शिप पर एक रेप पार्टी होने वाली थी। जब एनसीबी की टीम ने रेड की तो आर्यन खान, जी हां, शाहरुख खान के सुपुत्र, वो पकड़े गए और गिरफ्तार हुए। बड़ी सेलिब्रिटीज का बेटा आर्यन खान पर ड्रग्स यूज करना और स्मगलिंग के आरोप लगे। तहलका मच गया इंडस्ट्री में। पूरा बॉलीवुड एक तरफ था और समीर वानखेड़े दूसरी तरफ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्हें चैट्स और सीसीटीवी फुटेज से ड्रग सप्लाई का प्रूफ मिला। दोस्तों, जिसे ईमानदारी का जुनून हो वो किसी भी ताकत से नहीं डरेगा। जाहिर सी बात है, यह मामला तो हाई प्रोफाइल था। जब समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के खिलाफ एक्शन लिया तब इनके खिलाफ भी साजिश शुरू हो गई। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उनके ऊपर ब्लैकमेलिंग और ब्राइबरी का आरोप लगाया। उन पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था, यानी गलत जाति प्रमाण पत्र। समीर वानखेड़े ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं आज तक ईमानदारी से काम किया। हालांकि ठीक है, कौन सुनता है। इनके ऊपर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। समीर वानखेड़े पर आरोप था कि उन्होंने अपनी नौकरी प्राप्त करने के लिए झूठी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया। इस मामले की जांच मुंबई डिस्ट्रिक्ट कास्ट सर्टिफिकेट स्क्रूटनी कमेटी ने की। अगस्त 2022 में इस कमेटी ने फाइनली वही होना था, निर्दोष साबित किया। उन्हें निर्दोष पाया और कहा कि वानखेड़े महर जाति से संबंधित रखते हैं, जो कि अनुसूचित जाति के क्रम में आते, उस कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल कास्ट। शाहरुख खान ने यह आरोप लगाया कि उनके बेटे आर्यन खान को छोड़ने के बदले 25 करोड़ उनसे मांगे गए रिश्वत के तौर पे। हालांकि बड़ा ही मिसमैच और कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है। समीर वानखेड़े और रिश्वत मैच नहीं होता। हालांकि इस मामले की जांच अभी सीबीआई कर रही है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मई 2023 में सीबीआई ने वानखेड़े से पूछताछ की थी, जिसमें वानखेड़े ने इन आरोपों को काल्पनिक और झूठा भी बताया। वैसे जांच जारी है, कोई स्पष्ट सबूत अभी तक तो नहीं मिला है। दिसंबर 2021 उनका टेन्योर समाप्त हो गया और उन्हें वापस डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, भेज दिया गया। उन्हें 2021 में ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। समीर वानखेड़े को ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड द्वारा 2022 में सम्मान और सलाम अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। ठीक इन्हें 2022 में ही ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों, समीर वानखेड़े ने अपनी पूरी जिंदगी सच और ईमानदारी के साथ जीने में लगा दी। उन्होंने सिर्फ ड्रग्स और करप्शन के खिलाफ लड़ाई नहीं की, बल्कि एक मिसाल बनाया कि एक ऑफिसर किस तरह बिना किसी डर के कानून का पालन कर सकता है। दोस्त, जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि इनका एक टैगलाइन है कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सच्चाई कभी हार नहीं मानता। जिसे हक के लिए लड़ना आता है उसके नाम हमेशा अमर रहता है।
सही कहते हैं, जुर्म के दुनिया में जो भी शामिल है वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता। कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधियों उस चंगुल से तो बच नहीं सकते। दोस्तों, आज समीर वानखेड़े सिर्फ एक अफसर नहीं, एक मिसाल है। उनका सफर बताता है कि अगर एक इंसान सच के रास्ते पे चले, ईमानदारी के रास्ते पे चले, तो एक देश का सच्चा रक्षक बन सकता है। किसी शायर ने खूब कहा है, मैं चलता रहा अंधेरों में उजाले की तलाश में, जब तक सूरज बन न गया दुनिया मुझे जलाता रहा। दोस्तों, अपनी सेवा के दौरान उन्हें कई बार धमकियां मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने फर्ज से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, ईमानदारी की राह पर चलना आसान नहीं होता, पर जो इस राह को चुनता है वही तो असली जननायक कहलाता है। दोस्त, मई 2022 में समीर वानखेड़े का ट्रांसफर मुंबई से चेन्नई कर दिया गया। फिलहाल समीर वानखेड़े डायरेक्टर जनरल ऑफ टैक्स पेयर सर्विसेज चेन्नई जनरल यूनिट चेन्नई में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर हैं। एडिशनल डायरेक्टर या यूं कह लीजिए एडिशनल कमिश्नर के पोस्ट पर हैं। उन्होंने इस ट्रांसफर के खिलाफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपील की, CAT में, और कहा कि यह ट्रांसफर उनके खिलाफ लगे झूठे आरोपों का परिणाम है। दोस्तों, रिजल्ट क्या हुआ पता है? फरवरी 2025 में CAT ने उनके ट्रांसफर को रद्द कर दिया और कहा कि यह ट्रांसफर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उनके द्वारा उनकी ही पॉलिसीज का उल्लंघन है। बताइए, आखिर जीत गए ना? सच की तो जीत होती है। फिर वही बात, उनका टैगलाइन, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। दोस्तों, मैं यही कहूंगा, ये कुछ वाकया हमने बताया उनके बारे में, फरिश्त तो बहुत लंबी है, लेकिन यकीन मानिए कि अगले सेगमेंट में ऐसे ही दमदार जननायक के साथ हम उपस्थित होंगे। उनकी कहानी हम आपको सुनाएंगे, काफी रोमांचित रहने वाला है। फिलहाल अपने होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज को इजाजत दीजिए। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिए। जय हिंद।